सिफारिश में कुछ चीज़ें आ गई हैं तो मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मेरे पास में जो समूह था वो प्रशासनिक अवरोधों को कैसे दूर किया जाए उसको लेकर था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे जैसे व्यक्ति के भी कभी ध्यान में नहीं आई, उससे वहीं से मैं शुरू करता हूँ कि कानूनी तौर पर ये जो 2.5 एकड़ के ज़मीन के कंपलसरी प्रावधान की बात है पंजीयन के लिए, ये बात आ गई है, लेकिन चूंकि ये कानूनी प्रावधान है इसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है कि जब ये बात भी पहले इसमें आ गई है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के 1 किलोमीटर दूर अगर कोई स्थापित गौशाला है तो उस पर भी संकट अभी आया है, जबकि उसके निकट होना चाहिए। इसका संशोधन भी कानूनी तौर पर होना चाहिए। राज्य वन अधिनियम की धारा 3 के तहत गौ चराई के लिए अधिकार दिया गया है, लेकिन उसका अनुपालन होता नहीं है। लेकिन 1980 के वन अधिनियम में और राज्य के वन अधिनियम के बीच कोई टकराहट के बगैर अगर हमने इसको दुरुस्त किया तो मुझे लगता है कि समस्त लोग जो वन के आसपास गौवंश की रक्षा करते हैं या सेवा करते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। गौ संवर्धन बोर्ड और गौशाला लाइसेंस के नियमों के बीच में तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। कहीं पर 2 बीघा लिखा है और कहीं 2.5 एकड़ लिखा है, इनको एक रूपता में लाने की ज़रूरत है। और एक महत्वपूर्ण बात जो माननीय मेघराज जी ने कही थी कि पशु क्रूरता अधिनियम में कुल 200 रुपये का जुर्माना लगता है। हम किसी भी ट्रक को जो तस्करी करके ले जाता है गोवंश को, उसको पकड़ते हैं, गौशाला में रखते हैं, लेकिन कोर्ट उसको 200 रुपये के जुर्माना के साथ छोड़ता है, वो फिर जाकर वो गौशाला के सामने जाता है। तो मुझे लगता है कि पशु क्रूरता अधिनियम में संशोधन करने की ज़रूरत है। बल्कि हमारे समूह की सिफारिश तो ये है कि जिस ट्रक में ये गौवंश जब्त हो उस पर राजसात की कार्यवाही की तरफ भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग के पास में बृहद गौशाला बनाया जाए, एक सिफारिश ये है, क्योंकि अधिकांश गौवंश सड़कों पर होता है। गौशाला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 75 और 25 अनुपादक और उत्पादक के बीच अनुपात हो, और ये संख्या अगर 500 और 1000 के ऊपर है तो ये रेशो 60-40 हो सकता है। जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, इन सबको शासकीय क्रय के तौर पर सरकारी संस्थान खरीदें, ये अनिवार्यता अगर हो जाएगी तो लाभ मिलेगा। गौमूत्र के सदुपयोग के लिए सतत जागरण की जरूरत है और इसके लिए प्रशिक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है। गौशाला निर्माण हेतु स्थल चयन करते समय प्राथमिक रूप से पेयजल, मनुष्य को 55 लीटर देती है सरकार, तो गौवंश के लिए कम से कम 200 लीटर चाहिए। ये क्षमता की आकलन के साथ ही हमें कहीं स्थान तय करना चाहिए ताकि पानी का संकट ना हो। 500 से अधिक गौवंश होने पर उनका वर्गीकरण नस्ल सुधार के लिए करने के जैसी व्यवस्थाएं विभागीय तौर पर सुनिश्चित हो। कृषि विकास केंद्रों में आदर्श प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित कर देसी गौवंश के उत्पाद को, अनुसंधान को बढ़ावा देने की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्येक गौशाला में मृत गौवंश के 100 निष्पादन के प्रति समाधि खाद के बारे में हमें कोई कार्य योजना सरकारी तौर पर बनानी चाहिए। समस्त विभागों में, जिसकी बात अभी आई भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मत भी यही है, कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, वानिकी, राजस्व और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय इनके सामूहिक प्रयास योजनाओं के साथ हों तो ये गौशाला के लिए सब बेहतर होगा। ऑनलाइन पोर्टल की बात आ गई है कि ऑनलाइन पोर्टल हमारी संख्या भी हो और भुगतान भी उसी आधार पर हो, ये सरलीकृत व्यवस्था होनी चाहिए। गौशाला के लिए एक स्पेसिफिक बात है कि मार्च और अप्रैल में सबसे भीषण दौर से गौशालाओं का प्रबंधन गुजरता है, जब पानी का और खाने का दोनों का संकट होता है। इन 2 महीनों में विशेष तौर पर कोई अनुदान जो हम सतत देते हैं उसको बढ़ाकर देने की जरूरत है। प्रदेश स्तर पर कोई भी गौ वंश अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र विकसित नहीं है, उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। अनिवार्य रूप से गौशाला के गौवंश में 2 बार कृमिनाशक दवाइयों की बात आई है कि 2 बार सरकारी तौर पर ये सप्लाई कम से कम हो कि 6 महीने में 1 बार कृमि के लिए सभी गौशालाओं को औषधि पहुंचाए। ये बेहद खर्चीला काम है, सामान्यतः लोग नहीं तो उससे कर नहीं पाते हैं। संतुलित आहार की बात आई एक सिफारिश के तौर पर, और गौशाला में जो बिजली कनेक्शन होता है
वो किसान को जिस प्रकार खेती के लिए दिया जाता है उस आधार पर होना चाहिए। अभी इसमें क्लियरिटी नहीं है। मनरेगा के माध्यम से, जो मेरे विभाग का भी मामला है कि मनरेगा का उपयोग कैसे हो। जहाँ 200 वृक्ष लगते हैं उसके लिए मनरेगा के 2-3 कर्मचारियों का भुगतान हो सकता है। इसको अनिवार्य रूप से गौशाला में वृक्षारोपण होगा तो हम इसके मंत्रालय की तरफ से इसका रास्ता निकाल सकते हैं। ऐसे 15वें वित्त में भी चौकीदार का प्रबंध था, तो इसके कार्यकाल की बात आती है 3 साल। तो मंत्री होने के नाते मैं ये सुझाव देता हूँ कि हम 5 साल करेंगे तो कैलेंडर ईयर निकल जाएगा, किसी अधिकारी को संकट नहीं होगा। हम 15वें वित्त से दें या मनरेगा से दें, इस मैन पावर को हम गौशाला के लिए मदद कर सकते हैं। हम गौशाला में नस्ल संवर्धन नंदीशाला योजना जैसे गुजरात में चलती है, मैं खुद देखकर आया हूँ, वहाँ एक भी गाय नहीं है। बूढ़े नंदियों को वो रखते हैं और उसके बाद वो संचालित करते हैं। राज्य में अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। जिला स्तर पर गौशाला प्रबंधन हेतु किसी राजस्व विभाग के अधिकारी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि उसके बाकी प्रबंधन के तरीकों में सुधार हो सके। एक राज्य का उदाहरण मिला है जहां पर एडिशनल कलेक्टर स्तर का अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होता है। बाकी चीजें मुझे लगता है कि यही सिफारिश समूह की थी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम सरकार से सहयोग मिले ये अपेक्षा तो सभी लोग करें, लेकिन सरकारी आश्रय से ये काम नहीं हो सकता। एक सहयोग हो सकता है लेकिन आश्रय से ये काम नहीं हो सकता। इस मन स्थिति के तपस्वी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसलिए जीवन में जो कठिनाइयाँ सेवा करते समय बिना किसी सरकार की अपेक्षा के जिन लोगों ने काम किया है, अधिकांश वो लोग थे और इसलिए उनके सुझाव भी बड़े सटीक आए हैं। जो अनुभव आता है कठिनाई के तौर पर वो आए हैं और इसलिए मंत्री के नाते मेरी भी बोलने की मर्यादा है और मैं चाहता हूं कि अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। मैं यहाँ मंत्री के तौर पर नहीं लेकिन एक गौ सेवक के नाते भी हूँ। मैं गौ अभ्यारण्य चलाता हूँ और मुझे मेरे पूर्वजों की कोई पुण्याई रही होगी कि 2003 में जब मैं प्राइवेट मेंबर रेजुलेशन पार्लियामेंट में लेकर आया गौवंश की रक्षा के लिए, तो देश की आज़ादी के बाद एकमात्र मेरा ही संकल्प था जो पारित हुआ, लेकिन वो कानून नहीं बन सका। लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने जब कैबिनेट में ये बात कही थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक गौ सेवक भी हूँ, आपका मंत्री हूँ लेकिन एक गौ सेवक भी हूँ। अभी मेरे पास में 1200 से ज़्यादा गौवंश है, गौ अभ्यारण्य के तौर पर मैं चलाता हूँ। लेकिन मैं आप सभी सहयोगी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैंने गौ अभ्यारण्य प्रारंभ किया था तब मैंने ये बात कही थी कि 5 साल तक मैं इसे चलाऊंगा, उसके बाद डीपीआर बनाऊंगा। अक्सर जो लोग इस बारे में सोचते हैं वो डीपीआर पहले बनाते हैं और फिर सरकार के सामने जाते हैं। मैं इस विचार का से सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हम एक सफल संचालन करने के बाद इस बात का अनुमान लगाएं कि समाज की हिस्सेदारी कितनी हो, सरकार की हिस्सेदारी कितनी हो और हमारी सेवा की हिस्सेदारी कितनी हो। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं और इसलिए अगर मुझे लगता है इस त्रिवेणी के भाव से हम चलेंगे तो सरकार और सरकार के मुखिया का जो मत है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं मंत्री के नाते कि आप यहां से लौटने के बाद जो आपके मन की व्यथा है वो व्यथा पूरी तरह समाप्त होगी या समाप्त हो जाएगी, ये विश्वास के साथ में मैं कह सकता हूं। आप सब वास्तव में चुनिंदा वो लोग आए हैं जिनने अपने जीवन का तप लगाया, सेवा के भाव से बिना किसी अपेक्षा के आपने काम किया है। मैं आप सबको नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।